जय हिंद एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के वन लाइनर्स। क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमें इसके साथ एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स भी करने होंगे और साथ में पीवाईक्यूज भी करने होंगे। तो फिर हम वन लाइनर्स क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आए वो हम तुरंत करें और फिर डेप्थ वाले क्वेश्चंस पर हम अपना टाइम दे सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर होता है यूनिट मेजरमेंट एंड डिवाइसेस, है ना। तो देखो, फिजिक्स में होते हैं क्वांटिटीज। कैसे क्वांटिटीज? कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स में क्वांटिटीज को? तो कुछ भी ऐसी चीजें, है ना, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, है ना। तो जैसे कि लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, है ना। या फिर मैं जिस पेन से लिख रही हूँ, जिस पेंसिल से लिख रही हूँ, वो कितना उसका लेंथ है। एक सिटी ए से सिटी बी का डिस्टेंस कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं। ये लेक्चर कितने समय ड्यूरेशन के लिए रहेगा हम वो मेजर कर सकते हैं। मैं कितने मन से पढ़ा रही हूँ या फिर मैं कितने मन से आपके साथ ये बातें डिस्कस कर रही हूँ, क्या इस चीज को मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो जो हमारा इमोशंस है, फीलिंग्स है ना, वो मेजरेबल नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे मैं फोर्स लगा रही हूँ या फिर कहीं पे कोई साउंड है या फिर कोई एनर्जी है ना, तो वो चीजें क्या होंगी? मेजर होंगी। लेकिन अब उसके लिए भी क्वांटिटीज को हमने डिफाइन कर दिया कि ये क्वांटिटीज दो फैक्टर्स में बटेंगी, है ना। एक हो जाएगा हमारा फंडामेंटल और एक होगा डेराइव्ड। तो फंडामेंटल हमने 7 क्वांटिटीज बना दिए और जो भी क्वांटिटीज इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, है ना, एक्सप्रेस करी जाएंगी उसको हम कहेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब चलिए पढ़ते हैं। तो हमारे पास है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, है ना। अब इन सातों के अलावा, है ना, इन सातों के अलावा जितने भी क्वांटिटीज होंगे वो क्या होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगे। ठीक है। अब हमारे पास कुछ बहुत सारे क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स भी आते हैं, है ना। तो यूनिट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? यूनिट्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि कोई भी जो भी टर्म है ना, उसको किसके टर्म में आप मेजर करोगे, है ना। मैंने बोल दिया कि ये जो लेंथ है लेट अस से, है ना, वो कितने की है? 2 फीट की है। तो आप बोलोगे 2 फीट मतलब क्या, है ना। तो हमें उसके लिए एक सिंगल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ी। फोर्स के लिए हमें न्यूटन डिफाइन करना पड़ा, एनर्जी के लिए जूल डिफाइन करना पड़ा, टाइम के लिए सेकंड, आवर, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर डिफाइन करना पड़ा, है ना। तो हर एक यूनिट डिफाइन करनी पड़ी। अब उसमें से भी कुछ सारी यूनिट्स होते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में जो होते हैं। ठीक है। अब बहुत सारा प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है, जैसे कि स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन एसआई यूनिट उसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आगे आएंगी, हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब होगा, फोर्स न्यूटन होगा, वर्क एनर्जी का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ओम मीटर हो जाएगा, है ना। और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस लाइट ईयर, है ना। तो लाइट ईयर बार बार ये क्वेश्चन में ये पूछ देता है, लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का है कि टाइम का है? तो वो किसका यूनिट है? डिस्टेंस का होता है। ठीक है। फिर प्रेशर और स्ट्रेस वो क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है। चलिए, strain does not have any unit since it is a ratio of external force that is applied on a body resulting in change in its shape and size of body. स्ट्रेन को हम और क्या बोलते थे? स्ट्रेन को हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, मतलब लेंथ कितना चेंज हुआ, है ना, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। और फर्मी मीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है। तो फर्मी मीटर मतलब क्या? देखो, प्रीफिक्सेस होते हैं। तो फर्मी का पहला मतलब होता है 10⁻⁻15। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है। इसी तरह हम क्या बोलते हैं? mg। तो यहाँ पर m क्या हो गया? 10⁻⁻3। फिर हम बोलते हैं kg। k का वैल्यू क्या हो गया? 10⁻3। फिर किलोमीटर में भी k का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? 10⁻3। बहुत बार हम डेट भी लिखते हैं ना, 2k19। तो k का मतलब क्या होता है? 1000। ठीक है। चल, अब हमारे पास है मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल। तो जो एमीटर होता है उसका काम क्या होता है? एमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। एनीमोमीटर का काम क्या होता है? विंड स्पीड और या फिर विंड के प्रेशर को मेजर करना। एक्सन एस्टियोमीटर का मतलब क्या होता है? हीटिंग पावर और इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन को मेजर करना। बैरोमीटर ये सब कोई जानते होंगे, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
बैरोग्राफ टू रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर टाइम इन अ जियोग्राफिकल फॉर्म, है ना। डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनेमोमीटर टू मेजर द फोर्स टॉर्क पावर ऑफ द इंजन, है ना। टॉर्क और हम क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग फोर्स भी कहते हैं, है ना। ऐसा फोर्स जिससे टर्निंग का इफेक्ट है या फिर ट्विस्टिंग का इफेक्ट है ना। फिर ईईजी यानी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी, है ना। इसका काम क्या होता है, टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। पैथोमीटर का मतलब क्या होता है, टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। फ्लक्स मीटर टू मेजर द मैग्नेटिक फ्लक्स। गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्ट करता है छोटे करंट्स को, है ना। ऐसे करंट्स जो मिली एम्पियर में हो, है ना। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर में हो, के रेंज में हो, या फिर बहुत जगह -6 का भी रेंज, मतलब माइक्रो के रेंज में भी होता है ना। उसको हम बोलते हैं, इस म्यू को हम बोलते हैं माइक्रो, है ना। जो छोटे से करंट होते हैं ना, छोटे मैग्नीट्यूड के, उसको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। फिर हमारा आता है गैल्वीमीटर, है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए गैल्वीमीटर होता है। हाइग्रोमीटर ये सबको पता होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। तो हाइग्रोमीटर का काम क्या होता है, टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाइग्रोस्कोप टू गिव एन इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। पायरोमीटर टू मेजर द हाई टेम्परेचर, है ना। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर हीट फ्रॉम द सन, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मतलब पॉइंट, कि सन का हीट हम किससे मेजर करते हैं, है ना। तो सोलर रेडिएशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पायरहेलोमीटर, है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है रडार। टू डिटरमाइन द रेंज एंगल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स। तो जो रडार है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली कौन यूज करता है, हमारा एयरफोर्स यूज करता है ना। तो रडार, और टू डिटरमाइन द रेंज एंगल और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स, है ना। रडार का फुल फॉर्म हम याद कर लेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर हमारा आता है स्पाइगोमैनोमीटर टू मेजर द ब्लड प्रेशर। फिर हमारा एक और चीज होता है सोनार। ये हमारे कौन यूज करते हैं, नेवी वाले यूज करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, टू लोकेट एंड कम्युनिकेट विद द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन द डीप ओशियन। इट इज बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक वेव, ओके। फिर आता है हमारा विंड वेन टू शो द डायरेक्शन ऑफ विंड। उसके बाद रिश्टर स्केल किस लिए मेजर करता है, रिश्टर स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड डिवाइस इज नोन एज सिस्मोग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एमसीक्यूज काफी पूछे जाते हैं। ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, देखने के बाद ही बोल रही हूँ। तो रिश्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड द डिवाइस इज नोन एज सिस्मोग्राफ। फिर हमारा आता है मेर्केली स्केल डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, है ना। इन दोनों के डिफरेंस पे बहुत सारे मैथ्स द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो कभी भी जब मैग्नीट्यूड की बात होगी ना, तो आप बाय डिफॉल्ट किसको लिखोगे, रिश्टर स्केल, है ना। और सिस्मिक वेव्स जो आते हैं हमारे पास, तो वो कहाँ पर हम उसका रिपोर्टिंग करते हैं, है ना, उसको सिस्मोग्राफ पे करते हैं, है ना। फिर जो मर्कैली स्केल है वो इंटेंसिटी को डिफाइन करता है ना। तो मर्कैली स्केल डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट। एंड थियोटोलाइट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। तो आप थियोडोलाइट का बाय डिफॉल्ट आप क्या कर लोगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। वो एंगुलर डिस्टेंस जो भी है और वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल प्लेन में जो एलिवेशन है ना, एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन जाकि एलिवेशन कितना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना वो चौड़ा है, ठीक है। फिर हमारा आता है बीसीडब्ल्यू बाइट्स। तो ये हमारा सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन एंड सेलेशियस बॉडी, है ना। तो सेलेशियल बॉडी हम किसको कहते हैं, है ना, जो भी हमारे स्पेस में जो बड़े बड़े जो बॉडीज हैं, जैसे कि मून हो गया, सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, डिफरेंट स्टार्स हो गए, इन सबको हम क्या कहेंगे, सेलेशियस बॉडी, है ना। तो सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन एंड द सेलेशियस बॉडी विद द सन एंड द मून और ए स्टार। उसके बाद चलिए सारे बोरिंग टॉपिक चले गए, अब ये सारी चीजें जो है याद रखने वाली हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है जब भी हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ रहे हो विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, है ना, ठीक है। तो उसमें भी स्केलर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और उसको डायरेक्शन की जरूरत ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, है ना। जैसे कि कोई बुक है वो 500 ग्राम का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाइए, तो मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो आप पूछोगे ना कि डायरेक्शन किधर है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि फोर्स, मैं बोलूँ कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो आपके दिमाग में सीधे क्वेश्चन आएगा कहाँ लगाया, है ना। कि आप अगर कोई प्लेन है तो आप इस डायरेक्शन में अपने फोर्स लगाया, फिर इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया कहाँ। तो
ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में हमारे आ जाएंगे लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, वर्क एंड पावर। ठीक है, ये जो वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये बार बार पूछते हैं क्या इनमें स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत इजीएस्ट एमसीक्यूज होते हैं। फिर वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंटम, टॉर्क, वेलोसिटी, ये सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेट इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। अर्थ हमारे ऊपर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो अर्थ हमारे ऊपर कितना फोर्स लगा रही है उसको हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे, है ना। ये वेट क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। W इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ऑफ जी है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। लेकिन जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं अर्थ को, है ना, तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं अर्थ को ड्रॉ करूं तो ये क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर चली जाऊं तो सबसे ज्यादा वैल्यू जी का होता है पोल के पास और या फिर अर्थ के सरफेस पे। सबसे कम वैल्यू होता है अर्थ के सेंटर पे, 0। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे जी का वैल्यू कम होते जाएगा, और अंदर जाते जाएंगे तो भी जी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ऊपर जाने पे जी का वैल्यू इसलिए कम होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम होता है ना। उनके बीच का मान लो कि अगर डिस्टेंस आर है तो वो कम हो रहा है, सॉरी वो बढ़ रहा है, तो इसलिए जी का वैल्यू कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से नीचे आते जाते हो तो जो मास है अर्थ का वो कम होते जाता है, इफेक्टिव मास। इसके कारण से जी का वैल्यू हमारा कम होते जाता है। ठीक है, इक्वेटर पे उसके बाद हमारा अर्थ जी का वैल्यू कम होता है और पोल पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सो वेट इज द मेजर ऑफ force of gravity and then acting on the body. Weight is equals to mg, where m is equals to mass of the object and g is the gravitational acceleration. It varies from place to place and the value of g. SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, है ना। जैसे कि आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अगर फॉर्मूला आपने सबको याद होगा, भले कुछ और याद होना हो, क्या होता है? F is equals to mass into acceleration. फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास kg, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? SI यूनिट बोलेंगे। सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। तो 1 न्यूटन जो होता है 10 रेज टू पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वेट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट हेंस हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मास रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। जी का वैल्यू देखो, जैसे जैसे आपका प्लेनेट चेंज होगा, अगर आप मून पे जाएंगे तो जी का वैल्यू 6 टाइम से कम हो जाएगा। किसी बड़े प्लेनेट पे जाएंगे तो वहां पर उसका जो जी का वैल्यू है, उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट, वो अगर अर्थ के मास से ज्यादा है तो वहां बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जी का वैल्यू वेरी करता है, मतलब वेट किसी बॉडी का वेरी करता है। जैसे कि अगर आप अर्थ पे अगर आप 60 केजी के हो तो आप मून पे कितने केजी के हो जाओगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रही हूँ, 10 केजी के हो जाओगे। ठीक है, सॉरी, अगर आप अर्थ पे आपका वेट 60 न्यूटन का है और तो आपका मून पे वेट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन का। ठीक है, हम लोग रियल लाइफ में वेट केजी से मेजर करते हैं, बट वो एक्चुअली क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस एज द रिजल्ट ऑफ मोशन और मूवमेंट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो एनर्जी क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी टू डू द वर्क, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कोई भी बॉडी, है ना, अगर मूव कर रही है तो उसके मूवमेंट के कारण जो एनर्जी उसमें है तो उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, है ना। The energy an object possesses as a result of motion or movement is known as kinetic energy. तो wind energy भी क्या हो जाएगी? kinetic energy। क्यों? यहाँ पर मूव कर रही है ना। ठीक है, and due to inertia of rest as the train moves begins to move the passenger heads lean backward। अच्छा, बात करते हैं हम इनर्शिया की, है ना। तो इनर्शिया क्या होता है? कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है, अगर सो रही है तो मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मूव कर रही है मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जड़त्व। ठीक है, तो अब अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किसी भी बॉडी पे, है ना, कोई भी बॉडी है, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाइएगा वो अपने स्टेट को नहीं छोड़ेगी। स्टेट मतलब रेस्ट में है या फिर मोशन में है ना। तो जैसे कि अगर आप एक बस में बैठे हुए हैं, मतलब खड़े हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आप बस में जो बैठे हुए हैं, डेटा से आप खड़े हुए हैं, आपको सीट नहीं मिली है और बस रेस्ट में है, तो ड्राइवर जैसे ही एक्सेलरेटर दबाएगा तो आप किधर जाइएगा? इधर जाइएगा या इधर जाइएगा? आप बैकवर्ड चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी थी वो किस में थी? रेस्ट पे थी। अब अचानक से उसको झटका मिला तो नीचे वाली जो बॉडी है वो तो इसके ऊपर ऐसे ही
खड़ी थी, वो अब किधर जाना चाहिए, ऊपर वाली बॉडी पीछे जाना चाहिए, इसलिए आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। अब अगर मान लो कि जो बॉडी है वो अगर मोशन में है और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक कर मार दिया, तो आपकी नीचे वाली जो बॉडी है वो तो कांटेक्ट में है बस के सरफेस से, तो उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगेगा आप किधर की तरफ झुकेंगे, आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी, है ना। तो उसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ, तो पहले इसको स्टेट को क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन जब रेस्ट में थी और तब गाड़ी आगे बढ़ी और आप पीछे की तरफ झुके तो उसको क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, फिर होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है ना। जैसे कि अगर मान लो ये हमारा सन है और इसके पास इलेक्ट्रिकल पाथ में अर्थ मूव कर रही है, अचानक से सन गायब हो जाता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, नहीं तो हम सब नहीं रह पाएंगे। तो ये एक ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ऑर्बिटल स्पीड से जा रही हो, तो अब अगर सन अचानक से गायब हो जाता है तो अर्थ अब अचानक से सीधे ऐसे चली जाएगी, है ना। या फिर अगर आप सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रहे हो और आपके पीछे क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना बॉडी के ऊपर, तो अचानक से अगर ये फोर्स लगना बंद हो जाए तो आप सीधे टेंजेंशियली उसी डायरेक्शन में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्शन क्या था, उसी डायरेक्शन में थे, आप टेंजेंशियली मूव कर रहे थे, आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, टेंजेंशियल था। तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कभी कभी हम चाबी का छल्ला घुमाते हैं ना और अचानक से हमारे हाथ में से निकल के फिर कहीं किसी कहीं और चला जाता है ना। तो वो जिस मोमेंट से हमारे फिंगर से बाहर निकलता है वो हमेशा उसी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है ना। तो उसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, चलो, तो उसके बाद हम बात करते हैं द यूज ऑफ बॉल बियरिंग इन कार साइकिल रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक एरिया ऑफ सॉरी द यूज ऑफ बॉल bearing in cars and cycle reduces the effective area of contact between wheel and axle and that is why rolling friction, है ना। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कब होता है, जब जितना ज्यादा सरफेस से कांटेक्ट होगा वो उतना ज्यादा उसको वो जकड़ेगा, है ना, क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन, कोई भी अगर कोई बॉडी है और रोलिंग फ्रिक्शन है तो उस पर क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा तो इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, so when a batsman hits cricket ball, it rolls on the level ground and after moving a short distance comes to a rest. As a result, friction force opposing the motion of moving ball. Okay. Washing machine work on the principle of centrifugation. Okay. Churning of milk, separate cream also is based on principle of centrifugation. है ना, centrifugal force होता है जो उसके ऊपर, वो क्या होता है, वो हमेशा आउटवर्ड लगता है ना। Universal law of gravitation is given by Newton in 1687. Due to absence of gravity in space, astronauts cannot स्टैंड इरेक्ट, है ना, वो कभी भी सीधे स्ट्रेट खड़े हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, शेप्स एंड साइज आर ड्रॉप्ड इन वैक्यूम फ्रॉम द सेम हाइट, बोथ विल रीच एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड। बट हम अगर हवा में अगर छोड़े तो जो भारी होगा और जिसका सरफेस एरिया कम होगा वो जल्दी गिर जाएगा, और जो लाइट होगा उसको टाइम लगेगा, क्योंकि एयर भी अपने उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी, रेसिस्टिव फोर्स। ठीक है, if two bodies of different masses, shape, size are dropped in vacuum from the same length, then both will reach at the same time in the ground. When pieces of equal size of wood, wax, iron are falling from the same height, they all reach the surface of the earth at the same time due to the same gravitational force applied on the object despite their masses. When an object is falling freely, its weight becomes zero and it feels weightlessness. झूला झूलते समय आता है ना वेटलेसनेस, जब हम बड़े वाले झूले पे ऐसे बैठते हैं तो ऊपर जाते तो अच्छा लगता है, नीचे आते थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे फोर्स ही नहीं लग रहा, तो वो वेटलेसनेस का कंडीशन होता है। अब मान लो ये कोई लिफ्ट है ना, लेट्स से कि अगर आप किसी लिफ्ट में जा रहे हो, है ना, और जो कनेक्टेड है किसी केबल से, है ना, तो उसके ऊपर आगे टेंशन फोर्स लग रहा है, नीचे एमजी फोर्स लग रहा है ना। तो अभी आप यहाँ पर आराम से हो, तो अगर ये कांस्टेंट फोर्स से जा रही हो, है ना, और अचानक से केबल टूट जाए तो फिर आप क्या करोगे, कुछ तो फोर्स लगेगा नहीं, टेंशन हमारा जीरो हो जाएगा। तो आप अगर अब नीचे आ रहे होगे, आपके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो तो कुछ होगा ही नहीं, आप तो सीधे यहीं पर इसके टॉप से आके चिपक जाओगे। तो वो जो फ्री फॉल होता है ना, तो उस पर आपका जो बॉडी का वेट होगा इस लिफ्ट के कंपेरिजन में वो जीरो हो जाएगा, तो आप उस कंडीशन में आप वेटलेसनेस फील करोगे। ठीक है, द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन कंपेरिजन टू अर्थ, है ना। तो वेट कितना होता है mg, तो मून पे क्या हो जाएगा g/6। ठीक है, the weight of human body is maximum at the poles. When the gravitational force of the earth suddenly disappears, the weight of the object becomes zero, but the mass will remain the same. weight क्या होता है mg, अगर g जीरो हो जाएगा तो weight भी जीरो हो जाएगा। The earth travels in its orbit at a speed of 4400 km per hour, but we do not feel the high speed as our relative speed with respect to earth along its orbit is zero. मतलब
अभी आपको भी कैसा लग रहा है कि आप रेस्ट में बैठे हुए हैं, बट आप एग्जैक्टली रेस्ट में नहीं है यूनिवर्स से कंपेयर में। आप अर्थ की स्पीड से 4400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमे जा रहे हैं। An artificial satellite orbiting around the Earth does not fall down due to the balance between gravity and of the Earth and the centripetal force, है ना। मान लो कि ये हमारा अर्थ है और इसके ऑर्बिटल में कोई सैटेलाइट है ना, वो सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो एक तो फोर्स इसके ऊपर अर्थ की इसके बीच लग रहा होगा mg, और दूसरा इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो किसी भी स्पेस में कोई भी ऐसा पॉइंट है ना, कोई भी ऐसा स्पेस में मान लो कोई भी ऐसा बॉडी है और किसी एक पॉइंट पे अगर उसके ऊपर जो नेट फोर्स है ना वो 0 हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैग्रेंजे पॉइंट, है ना। इससे भी एमसीक्यू आया हुआ है, तो अभी ये डिस्कस कर रहे थे हम, तो हमने बात कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अमॉन्ग द 4 known fundamental force of nature: gravitational force, electromagnetism, weak nuclear force, and a strong nuclear force. Strong nuclear force is the strongest, while gravitational force is the weakest force. तो gravitational force जो होता है वो weakest force होता है, ठीक है। अब मान लो कि न्यूटन ने क्या कहा, किसी भी कोई भी दो बॉडी जिसके पास मास है वो एक दूसरे के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। अब तो ऐसा तो होना चाहिए, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो हम सब एक दूसरे से कोलाइड कर जाना चाहिए, बिकॉज मेरे पास भी मास है, आपके पास भी मास है, दूसरे के पास भी मास है, तो हम कोलाइड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, उसका वैल्यू बहुत 6.67 into 10 raised to power minus 11, ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है। तो जब तक कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आती है, सॉरी, जब तक कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आती है ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नहीं दिखता है। और अभी हम कहाँ पर है? अर्थ पर है। तो अर्थ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सॉरी, अर्थ पे सबसे बड़ा वाला मासिव बॉडी कौन है? अर्थ ही है ना। ओके। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब, अब किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो दो प्रोटॉन एक दूसरे के बीच क्या लगाने चाहिए? सेम नेचर है चार्ज का, तो रिपल्सिव फोर्स लगाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी एक साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एन इंक्रीज इन लेंथ ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T=2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/LG, है ना। तो टाइम पीरियड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, है ना। चलो दूसरी बात, पेंडुलम क्लॉक्स यूजुअली लूज टाइम इन समर एज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस, हेंस इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ यूनिट ऑसिलेशन, है ना। अब लेंथ बढ़ेगा समर में तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। पेंडुलम क्लॉक्स रन फास्टर इन विंटर क्योंकि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है। हेंस इफ एन ऑब्जेक्ट is thrown into space at less than its speed, it will return to the earth. The tendency of liquid drop to contract and occupy a minimum area is due to its surface tension. Raindrops acquire a spherical shape due to surface tension. Due to the decrease in air pressure, the ink of the pen starts to come out while traveling by plane. With an increase in temperature, the viscosity of the liquid decreases. The anomalous expansion of water is an abnormal property of water whereby it expands instead of contracting when the temperature goes from 4 degrees centigrade to 0 degree centigrade. It becomes less dense, thus water has a maximum density as 4 degrees Celsius. यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से आप पढ़ लेना। The anomalous expansion of water is an abnormal property of water whereby it expands instead of contracting when the temperature goes from 4 degrees Celsius to 0 degree centigrade. तो देखो क्या होता है ना कि जब भी कोई बॉडी लिक्विड से सॉलिड में जाती है तो वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, और सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाती है तो वो एक्सपैंड होती है। लेकिन वाटर के पास ऐसी टेंडेंसी है कि जब टेम्परेचर 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच जाता है तो वो एक्सपैंड करने लगता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की जगह, है ना। तो वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी कब होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। सो आपको याद रहना चाहिए, दस वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी एज 4 डिग्री सेल्सियस. So this is the reason why aquatic animals can survive in cold weather even when the top layer of the legs freezes over to form ice, as there is a layer of water behind the top layer, है ना। देख रहे हो कुदरत का करिश्मा। ओके, ऑप्टिक्स पे आते हैं। तो यूवी रेज आर बिलो 400 नैनोमीटर, इंफ्रारेड आर अबव 700 नैनोमीटर, एंड द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज 400 से 700 नैनोमीटर होता है ना। तो नैनो का प्रीफिक्स आप ध्यान से आप याद रख लो ना। तो नैनो का प्रीफिक्स होता है 10 रेज टू पावर -9, और ये जो एंगस्ट्रम है इसका प्रीफिक्स होता है 10 रेज टू पावर -10, है ना। तो यूवी रेस 400 नैनोमीटर या फिर 4000 एंगस्ट्रम याद कर लो,
इंफ्रारेड आएगा वो 700 नैनोमीटर से ज्यादा होता है ना। तो यूवी रेज फिर हमारा क्या आता है, विजिबल रेंज, है ना। और उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड, है ना। तो ये हमारा एबव 700 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 400 से 700 के बीच में आ जाएगा, और यूवी जो हमारा बिलो 400 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव टू विच कलर, येलो एंड ग्रीन कलर। इसलिए आप देखते हो सारी एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं मेजोरिटी वो येलो कलर में होते हैं। ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू 2000 to 5000 हर्ट्ज। ओनली 116 सेकेंड ऑफ persistent vision and 1/10 सेकेंड ऑफ हियरिंग आर मेंटेन बाय आवर ब्रेन। तो कभी भी हमें अब दो ऑब्जेक्ट है, जब भी हमें इको सुनाई देता है, जब भी आप किसी माउंटेन्स में या बड़ी बिल्डिंग्स में जाते हो ना, आप ऐसे चिल्लाते हो, है ना। जैसे आप गए और आपने चिल्लाया जय हिंद, तो उधर से क्या आवाज आई, जय हिंद। तो मिनिमम जो आप दो वॉइसेस के बीच डिस्टिंग्विश कर पाते हो, मिनिमम उनके बीच कितना ड्यूरेशन टाइम इंटरवल होना चाहिए, 1/10 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। Now, the speed, wavelength, and refractive index, that is optical density of light, changes as it passes through one medium to another medium, but frequency doesn't, है ना। देखो रिफ्लेक्शन सबको पता है, जब भी कोई बॉडी एक पाथ पे टकराती है तो उसी पाथ से वापस चली जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे या वेव कहेंगे। फिर रिफ्रैक्शन एक आता है, तो जब भी कोई लाइट है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक पास से दूसरे पास अगर जाती है तो वो अपना डायरेक्शन क्या होती है, चेंज कर। जैसे एयर से अगर ग्लास में जाएगी तो थोड़ा बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, लेकिन ग्लास से अगर एयर में जाएगी तो वो थोड़ा नॉर्मल से अवे चली जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहेंगे। जब भी लाइट में एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाती है तो वो अपना पाथ क्या कर देती है, चेंज कर लेती है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। तो उसमें स्पीड, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा चेंज हो जाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो जिस सोर्स से आ रही है वो थोड़े चेंज हो जा रहा है। Okay, it takes approx 8 minutes 20 seconds for sunlight to reach the Earth's surface. However, the light from Moon's surface takes 1.3 seconds to reach the Earth. Okay, so when a ray of light travels from a denser medium to rarer medium, its speed up and bends away from the normal, while vice versa, है ना। जब भी रे ऑफ लाइट अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो उसका स्पीड कम होगा और वो किधर चली जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। लेकिन जब वो ग्लास से एयर में जाएगी तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और तो वो नॉर्मल से अवे जाएगी। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब ग्लास अगर एयर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, है ना। सो अ कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू टोटल रिफ्लेक्शन as well as higher refractive index. Okay, optical fiber works on the principle of total internal reflection while the signal travels in the form of light wave and it does not dependent upon the radio frequency interference. ऑप्टिकल फाइबर क्यों इतना इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो लॉसेस होते हैं ना एनर्जी के, वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए इसको बार बार यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है मिराज। ये किसके कारण, ये एक फेनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और डायमंड क्यों इतना साइन करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इससे ही बहुत क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रमन इफेक्ट डील्स विद द light rays passing through a transparent medium. Frequency modulation is used to transmit audio signals in television broadcast. Quantum mechanics describe the dual nature of light, which sometimes behaves as wave and other times as particle, है ना। तो लाइट कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है और कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए, है ना, या फिर आप रिफ्लेक्शन ये सब के बारे में जो पढ़ते हो, तो वहां पर आप वेव के बारे में पढ़ते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आप उसको पार्टिकल की तरफ पढ़ते हो, ठीक है। So air's optical density, temperature and pressure affect the rate at which light travels through it, है ना। So light has a very small wavelength and it appears to move in a straight line, but has a very greater velocity. तो लाइट की एयर में स्पीड बहुत ये भी आती है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि याद रहना चाहिए। एयर या वैक्यूम में इसकी स्पीड लाइट की कम से कम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन मीडियम एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वाटर में 2.3 हो जाएगा, ग्लास में 2 × 10⁸ और डायमंड में 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। लाइट वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू नर्व इंपल्स एट द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई and retinal image that develops real inverted and smaller than the object. However, based on our prior knowledge, we perceived an erect image, है ना। जो हमारे रेटिना पर जो इमेज बनता है ना आई में, वो हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। कभी भी कोई भी रियल इमेज बनेगा ना, वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। लेकिन हमारी प्रायर नॉलेज जो हमारी जो ऑप्टिकल जो साइन है ना, सॉरी ऑप्टिकल जो भी हमारे नर्व्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जो इरेक्ट इमेज है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इरेक्ट इमेज में, है ना, ठीक है।
जो भी इन्वर्टेड इमेज होगा उसमें किसमें चेंज कर देंगे, इरेक्ट में। ओके, तो डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स। द वेवलेंथ ऑफ लाइट डिटरमिन्स its color since different colors have different wavelengths. Violet colored light has the shortest wavelength and red colored light has the longest wavelength. इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम हमें जो सूरज होता है वो रेड दिखता है, क्योंकि जो बाकी सारे कलर्स जिनका वेवलेंथ कम होता है ना वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, और रेड जो है वो सबसे बाद में स्कैटर्ड होता है। तो इसके कारण से सनराइज और सनसेट के टाइम हमें सन जो है वो रेड दिखता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कलर इंटेंसिटी इज नोन एज विबज्योर, है ना। द एनर्जी ऑफ एनी कलर इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ, है ना। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, है ना, उतनी कम उसकी एनर्जी होगी। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हेंस हाईएस्ट एनर्जी लेवल। द सन अपीयर्स इलिप्टिकल नियर द हॉरिजन and is visible to us few minutes before and after the actual sunrise due to refraction of light, है ना। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन में, लाइट अपना पाथ बार बार चेंज करती है, तो हम क्या देखते हैं, हम तो हमेशा अपने डायरेक्शन के सीधा देखते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ही देखते हैं। तो इसके कारण से जो सन है जहां पर नहीं भी होता है ना वहां दिखता है, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी होता है, उसका कारण भी रीजन क्या होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट किसके कारण ऐसा होता है, कि मतलब सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले भी हमें सूरज दिखाई दे देता है, और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद भी हमें सन दिखाई देता है, ऑल बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर बाय एटमोस्फेयर देन लॉन्ग वेव्स, हेंस द स्काई हैज इट्स ब्लू कलर, है ना। दिन में हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड इट्स लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर ड्रॉप्स गिव्स इट्स ब्लू कलर। ठीक है, as there is a lack of atmosphere in space, so there is no reflection or scattering of light, hence the sky appears black to an astronaut. मिरर के बारे में पढ़ते हैं। A plane mirror creates virtual laterally inverted image that is of the same size as the object and equally distance from the mirror on both sides. Uses हमें जो भी अपना फेस देखने के लिए यूज होता है, सोलर कुकर्स में प्लेन मिरर यूज होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पेरिस्कोप में यूज होता है। ठीक है, सबमरीन्स में क्लाइडोस्कोप जो हमारे सजावट के लिए यूज करते हैं, पैटर्न्स के लिए, टॉय विच प्रोड्यूसेस पैटर्न्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, ये तो हमारा प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर किसको कहते हैं, ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो ना वो क्या हो, फ्लैट हो, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के 2 पार्ट होते हैं, है ना। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूं, मान लो आपने एक हॉलो स्फेयर ले लिया, ठीक है, आपने क्या किया, एक हॉलो स्फेयर ले लिया। ठीक है, अब आपने एक बाहर के साइड को आपने इसको पॉलिश कर दिया, और एक पार्ट को अंदर के साइड से आपने इसको पॉलिश कर दिया, यानी सिल्वरिंग भी कहते हैं जिसे। अब जिस पार्ट का अंदर का साइड ना रिफ्लेक्टिंग होगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। जिस पार्ट का अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग होगा उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव। और जिस पार्ट का बाहर का जो साइड होगा ना वो रिफ्लेक्टिंग होगा उसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। कोई एक याद रखना, अंदर का साइड अगर रिफ्लेक्टिंग होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, और बाहर का साइड अगर रिफ्लेक्टिंग होगा उसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is away from the center, है ना। आप ऐसा नहीं याद रखोगे, आप याद रख लोगे कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आउटर सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग हो, और जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमें से उसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, है ना। इसका फोकस मिरर के बिहाइंड लाई करता है, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इलेक्ट एंड छोटा सा इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, हम इसको बहुत जगह इसका यूजेस आएगा, तो आप इसके यूजेस को ध्यान में रखेंगे। रियर साइड व्यूज, है ना, इन द व्हीकल्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट, सनग्लासेस में, और कहाँ यूज होता है, आप कोई भी जो गेटेड सोसाइटी होता है ना उसका सिक्योरिटी का जो मिरर होता है ना वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। दूसरा कन्वेक्स मिरर का यूज क्या होगा, जो हमारा जो डोर होता है ना, और डोर के पास आप देखते होगे थोड़ा सा एक छोटा सा मिरर लगा होता है, वो भी मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसको हम स्पाई मिरर भी कह देते हैं बहुत बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर, है ना, तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका क्या याद रखेंगे हम, इनर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। इसको कैसे क्या हो, क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसका फोकस कहाँ आगे लाई करता है, फ्रंट में। अच्छा, फोकस फ्रंट में लाई करता है तो इसका फोकस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होगा। इट फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। यूजेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगा, टॉर्च लाइट होगा, ऑटोमोबाइल हेडलाइट होगा, डेंटिस्ट मिरर होगा, सेविंग मिरर होगा। ठीक है, चलो
The objective and eyepiece of an astronomical telescope are two convex lenses and they produces is inverted virtual and magnified image, है ना। टेलीस्कोप क्या होगा, दूर का चीज देखा है ना, दूर का चीज क्या होगा, छोटा दिखेगा। तो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, छोटे चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस्ड इन्वर्टेड वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, ठीक है। जगहों को बड़ा दिखाने के लिए भी ना, जैसे आप देखते होंगे सलून में या फिर पार्लर में या फिर कोई ऐसे शॉप्स होंगे जो बहुत छोटे होंगे, तो अपनी छोटे जगह को बड़ा दिखाने के लिए ना, ताकि कैस्ट्रोफोबिक ना लगे, वो क्या करते हैं, वो दो पैरेलल प्लेन मिरर डाल देते हैं ताकि वो जगह बड़ा लगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये सारे क्या होते हैं, रेनबो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी अ रेनबो एट 12 नून बिकॉज सन इज ओवरहेड, है ना। तो सन को क्या होता है ना, आप जब भी अगर मान लो आपको सन को देखना है, तो आपके बिहाइंड में सन को होना चाहिए, है ना, सन को आपके बिहाइंड होना चाहिए, आपको इधर होना चाहिए, और रेन कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तब जाके रेनबो फॉर्म होगा। और इसमें क्या कौन कौन सा फिनोमेना होगा, इसमें होगा रिफ्लेक्शन, फिर होगा रिफ्रैक्शन, और क्या होगा, डिस्पर्जन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो बाउंस बैक कर जाती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपना पाथ चेंज करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, है ना। तो सेम मीडियम में अगर वापस आ जाएगी तो उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे, अगर पास करके चली जाएगी और अपना पाथ चेंज कर लेगी उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। डिस्पर्शन कहते हैं जब भी व्हाइट लाइट है ना, सन की लाइट को हम क्या मानते हैं, व्हाइट लाइट है ना, 7 रंगों से मिलकर बना होता है व्हाइट लाइट। तो जब भी ये वाटर के ड्रॉपलेट्स है ना, ये प्रिज्म की तरह काम करते हैं, है ना, जो भी रेन के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो जब भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म की तरफ से जाती है तो वो 7 कलर में बढ़ जाती है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रोड्यूसेस अ रेनबो। We cannot see a rainbow at 12 noon because the sun is overhead at a rainbow is formed opposite to the sun. The refractive index of water is higher than that of air, hence the air bubble in water with a convex surface will behave as a concave lens, changing the lens nature. Half of the person's height is the minimum height required for a plane mirror to see the person's full size. इससे भी MCQs आ सकते हैं। Sorry. मतलब मुझे अपना फुल साइज देखने के लिए, मतलब पूरा हाइट देखने के लिए, मान लो कि अगर मेरी हाइट 5 फुट है, 5 फीट है, ठीक है, तो मुझे अपनी हाइट पूरी तरीके से देखने के लिए कम से कम कितना बड़ा मिरर चाहिए होगा, तो वो चाहिए होगा 2.5 फीट का मिरर, ठीक है। मतलब आपको अपना पूरा हाइट देखने के लिए जो मिरर का साइज चाहिए होगा वो आपकी हाइट से कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए कम से कम। अगर 2.5 फीट से कम होगा तो मैं अपना पूरा जो हाइट होगा वो नहीं देख पाऊंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्केव लेंस के बारे में, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू रिमूव डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, है ना। तो जब भी हमें दूर का नहीं दिखाई देता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिक आई, उसको ठीक करने के लिए हम कॉन्केव लेंस की यूज करते हैं। जब हमें पास का नहीं दिखता है तो हम उसको लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं या फिर हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसको दूर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस की यूज करते हैं। अगर पास और दोनों दोनों नहीं दिख रहा है, पास और दूर, तो उसके लिए हम बाई कॉन्केव लेंस की का यूज करते हैं, है ना। सिलियरी मसल्स मोशन चेंजेस द आईज लेंस फोकल लेंथ, पूरा आई बनाना पड़ेगा, स्टेप छोड़ते हैं उसको, ठीक है। बस ये याद रखो कि जो सिलियरी मसल्स होता है ना, तो हमारे आंख में जो आई लेंस होता है ना, उसी के फोकल लेंथ को वो चेंज करता है, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स मोशन चेंजेस द आई लेंस फोकल लेंथ। तो जब जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारा सिलियरी मसल्स वीक पड़ जाता है, इसलिए फोकल लेंथ जो होता है वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमें ना पास का दिखाई पड़ता है ना दूर का दिखाई पड़ता है, ठीक है। और हम बहुत बार स्क्रीन यूज करते हैं तो हमारा जो आंख का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ परमानेंटली कम हो जाता है, जिसके कारण से हमें दूर का नहीं दिखाई देता है, तो हम कॉन्केव लेंस का भी यूज करते हैं मायोपिक आई के लिए। ये वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। तो स्क्रीन कम यूज करें, पढ़ा मैं स्क्रीन पे ही रही हूँ, ठीक है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टेंट विजन ऑफ ए ह्यूमन, कम से कम जो डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमें कोई भी चीज सीधे दिखे 25 सेंटीमीटर, उससे कम में दिख रहा है मतलब आपका आंख नॉर्मल नहीं है। पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर, ये बहुत बार पता नहीं क्यों पूछते रहता है, अच्छी बात है आप याद रख लो, फ्री में 1 नंबर मिल जाएगा। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायोप्टर, है ना। ये एफ जो है ना हमेशा आप किसमें पुट करोगे, मीटर में पुट करना, है ना। जैसे कि 25 सेंटीमीटर आपको दे दिया, मान लो कि फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो पावर बताओ आप, तो आप क्या लिखोगे, 25/100 करोगे तभी मीटर में आएगा ना, तो वो 100/25, तो उसका आंसर आ जाएगा 4 डायोप्टर, है ना। तो जब भी आप फोकल लेंथ पुट करोगे ना इसमें, P इक्वल्स टू 1/f, है ना, तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में पुट करोगे, और अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया है तो अब कुछ नहीं करोगे, 100 फोकल लेंथ डाल दोगे, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। कहाँ इमेज बनता है ह्यूमन आई में, रेटिना में बनता है, ठीक है। चलो थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं।
So convection is the mechanism by which heat transferred in gases and liquids, है ना. The thermoplast prevents heat loss through conduction, convection and radiation, है ना. तो हीट ट्रांसफर होता है तीन पार्ट से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. कंडक्शन कब होगा? जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा. कन्वेक्शन कब होगा? जब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा लेकिन कोई मीडियम होगा जिसके कारण से हमें हीट फील होता होगा. जैसे कि हम सर्दियों में आग तापते हैं, तो क्या हम सीधे आग के साथ जाके नहीं बैठ जाते हैं? एयर क्या होता है, आग जलाते हैं हम तो एयर गर्म होता है, और एयर गर्म होने से हमें थोड़ी राहत मिलती है. तो वो हम हीट कैसे गेन कर रहे हैं? कन्वेक्शन के थ्रू. ठीक है. अब हम अगर प्रेस कर रहे हैं कोई कपड़ा, तो वहां पर क्या हो रहा है? डायरेक्ट टच हो रहा है, तो वो क्या हो गया? कंडक्शन हो गया. और रेडिएशन जो सन के पास से आ रहा है ना, तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ जब टेम्परेचर हो जाता है तो हमें तब वो रेडिएशन के थ्रू मिलता है. ठीक है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम गैप बिटवीन द इनर एंड आउटर वॉल्स. ठीक है. तो वैक्यूम हम कर देते हैं, इंसुलेशन कब करते हैं ना, तो हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं. वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो कोई मीडियम ही नहीं मिल रहा है ना पास होने का. तो वो क्या हो जाता है? हीट नहीं पास होता है, तो लंबे टाइम तक वो हॉट एंड कोल्ड रहता है. वो 100% इंसुलेशन अचीव नहीं हो पाता है, तो इसलिए कुछ टाइम के बाद वो कोल्ड हो जाता है. ठीक है. या फिर हॉट है तो कोल्ड हो जाता है, कोल्ड है तो हॉट हो जाता है. ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोर सीवियर देन द बर्न कॉज्ड बाय हॉट वाटर, है ना. गुप्त उष्मा जिसकी हम बात करते हैं ना, तो अगर स्टीम में होगा, जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करते हो ना, जैसे 0 डिग्री अगर आइस है, तो उसको आप 0 डिग्री अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आइस है और उसको आप चेंज करते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे, तो आप उसको कुछ हीट देते हो. वो हीट को हम क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा या फिर लेटेंट हीट कहते हैं, है ना. चलो, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स. वाटर का 100 डिग्री होता है, सबको पता है. ग्लिसरीन का 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. अल्कोहल बहुत कम होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. मरकरी 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. एसिटिक एसिड 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बेंजीन 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 होगा, आयरन का 1535, एल्युमिनियम का 660, कॉपर का 1084. आप पूरा पॉइंट दशमलव में नहीं याद रखना है आपको, बस अप्रोक्स ये देख लो याद रखने के लिए. मरकरी का 38.83, वैक्स का 63 डिग्री, हाइड्रोजन का -259, है ना. तो अप्रोक्स माइनस में आएगा, 250 260 के अराउंड आ जाएगा. ठीक है. एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड और सेल्सियस फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर ऑल आर द सेम. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस किस पॉइंट पे रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सब क्या होंगे? सेम होंगे. तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होंगे? दोनों सेम होंगे. मतलब अगर C इक्वल टू क्या होता है? F-32, है ना, इंटू 5/9, है ना. C इक्वल टू 5/9 इंटू F-32. यहाँ से आप चेंज करोगे, तो अगर दोनों को इक्वल कर दोगे, C इक्वल टू F मान लोगे, तो वो क्या है? X है. X X-32 अपॉन X इक्वल टू X-32 इंटू 5/9. इसको सॉल्व करोगे तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा? -40 डिग्री. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इज F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32. केल्विन स्केल हैज नो नेगेटिव वैल्यूज. Alcohol has lower freezing point than mercury, hence it is most preferred thermometric liquid in colder climates. ठीक है. एक और बात, जो 1 केल्विन होता है ना, वो किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर में, है ना. तो 273 डिग्री आप याद रखोगे. For automotive engines, as a solvent industry, ethanol glycol is utilized as antifreeze. है ना. The function of thermostat of a refrigerator is to maintain a constant temperature. Air's capacity to contain water vapor is directly proportional to its temperature, and as air's temperature rises, its capacity to hold water vapor also rises. The swamp cooler is a type of desert cooler that uses evaporation to provide cooling. The boiling point and freezing point of water will increase and decrease respectively when common salt is added to the वाटर. मतलब जब भी हम नमक ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बढ़ जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा. 1 सेकेंड. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू respiration depends upon atmospheric temperature and humidity. Respiration means function is regulated the body temperature, है ना. तो जब भी हमें पसीना होता है तो वो क्या होता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है. गर्मी में इतना पसीना होता है, तो अगर बॉडी पसीना नहीं होगा तो हम क्या होगा? गर्मी से हमारी तबीयत खराब हो जाता है ना, लू लग सकता है. तो जब भी पसीना होना क्या होता है? अच्छी बात है. उसमें क्या होता है? बॉडी हमारे को रेगुलेट करती है. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. रेस्पिरेशन मेन फंक्शन इज टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. मतलब due to process of evaporation the water remains cold in the earthen pot. ठीक है. तो आपको ये भी याद रखना है. और पर्सिपिरेशन का मेन फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. मतलब अगर ज्यादा है आउटर सरफेस तो उसको कम करना है, कम है तो ज्यादा रखना है. ठीक है. नाउ
Our blood exerts somewhat more pressure than the atmosphere. Thus, even though the atmosphere puts huge pressure on us, we do not feel it. है ना? हमारा ब्लड जो प्रेशर देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बहुत ह्यूज होता है, स्टिल हम लोग सस्टेन कर जाते हैं, क्योंकि दोनों से क्या होता है, नेट बैलेंस वो जीरो हो जाता है, तो बैलेंस आउट हो जाता है. तो आवर ब्लड exerts somewhat more pressure than the atmosphere does, even though the atmosphere puts huge pressure on us, we do not feel it. ठीक है. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर और कम हो जाए ना, तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा और बहुत ही वो फैटल हो जाएगा, मतलब बहुत ही डेडली हो जाएगा. बीपी हाई होने से हमारा बहुत सारा मेरे साथ गलत कंडीशन आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम बहुत माउंटेन्स पे भी जाए, वहां पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है तो हमारे नोज से ब्लीडिंग होने लगती है. ठीक है. या फिर बहुत लोग का ऐसे भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उनके नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत बार ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है. ठीक है. At higher altitude, the water boils at lower temperature than 100 degrees Celsius because the atmospheric pressure drops and boiling point subsequently lower. BP is directly proportional to atmospheric pressure. Food is cooked more quickly in pressure cooker because high pressure increases the boiling point of water and as it increases temperature cooks the food quickly. The area of the hole at the top of the weight of the vessel on determine the maximum temperature. Okay. Pressure cooker can attain and also determines the cooking time. Volume of water increases during freezing. Hence, when a bottle filled with water freezes, it's break down. ना कभी आप कोई एक ग्लास का बोतल लेना और उसमें पानी भर के रख देना, पूरा 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 भर देना, और उसके बाद फिर फ्रीजर में उसको रख देना. कुछ देर के बाद जाओगे, अचानक से आपको एक दो थप्पड़ लगेगा माता श्री का, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने वो बोतल फोड़ दिया है. ऐसा काम ना करें. वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेस ड्यूरिंग फ्रीजिंग. हेंस व्हेन अ बॉटल फिल्ड विद वाटर फ्रीजेस, इट्स break down. Cloudy nights are warmer than clear nights because the cloud traps the warm air and prevents terrestrial radiation of heat from the ground in the air. है ना? तो जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं उस दिन हमें और गर्मी लगती है, हम छत पे जाते हैं फिर भी गर्मी लग रहा है. तो उस पे गर्मी के दिन में क्या होता है कि ठीक है दोपहर तो कैसे भी काट लेंगे, है ना, लेकिन शाम के टाइम में अगर क्लाउडी हो गया, हमें लगता है कि बारिश हुआ लेकिन होने को तो हुआ नहीं, तो उस दिन वो ज्यादा हमें गर्मी लगती है. क्यों? क्योंकि क्लाउड नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स बिकॉज क्लाउड ट्रैप्स द वार्म एयर एंड प्रिवेंट्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड इन द एयर. है ना, तो उसमें हमें ज्यादा गर्मी लगती है. इसलिए वेव मोशन में आते हैं. वेव मोशन मैकेनिकल वेव्स कैन बी क्रिएटेड इन इलास्टिक एंड इनर्शिया कंटेनिंग मीडिया. ठीक है. इन ट्रांसवर्स वेव ऑसिलेशन अकर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. है ना. It usually occurs in elastic solid and emerges on liquid surfaces. Gases do not rise to transverse wave. In longitudinal wave, oscillation takes place in the direction of wave. It comes from all types of media such as solid, liquid, gases, and sound. Time period decreases with increase in frequency of wave. Time period क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होता है. यहाँ पर इक्वल टू भी लिखा जा सकता है. टाइम पीरियड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है. अब मान लो कि जैसे कि कोई भी है ना यहाँ पर बॉडी है ना, उसका टाइम पीरियड मान लो कि 0.1 सेकंड है, तो मैं क्या बोलूंगी 1 सेकंड में वो कितना बार इसका चक्कर लगा. टाइम पीरियड क्या होता है? एक बार में जो चक्कर लगा लेगा, है ना. तो अगर मैं बोलूंगी कि तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और पीरियड्स इन यूनिट सेकंड, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे. और टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द ऑसिलेशन और रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या है? सन के अराउंड अर्थ का टाइम पीरियड क्या है? 1 ईयर, 365 डेज एंड सम आवर्स, 4 आवर्स. एंड अर्थ अपने एक्सिस पे कितना बार में? एक बार 24 घंटे में एक बार घूम जाती है. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन. मैकेनिकल वेव्स नीड्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन. साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है, इसलिए हमें स्पेस में लाइट दिखाई देता है लेकिन साउंड नहीं सुनाई देती है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, है ना, तो इसलिए लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए हमें दिखाई देती है. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड आल्सो बोथ दिस फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. They travel with the speed of light, है ना, in the vacuum. Velocity of electromagnetic wave is 10 to the power 8 meter per second. Speed of all electromagnetic waves are same. Electromagnetic waves energy varies with their wavelength. With shorter wavelength having higher energy, मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ना किसी भी वेव का, उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी एनर्जी होगी. ठीक है. एग्जाम्पल गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स, है ना. तो इसमें जितना सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. ठीक है. स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स टाइप्स ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड इन सितार. ठीक है. कॉस्मिक रेज आर इन highly energetic charged particles originating from the sun. They have very short wavelength. Ionosphere reflects back the long radio waves. Space wave normally propagate the waves of the ultra high frequency range. The distance between two successive crests or successive throws is known as wavelength. In contrast to gamma rays which have the smallest wavelength, radio waves have the largest wavelength. और ये आप याद रखना है आपको अच्छे से.
रेडियो वेव लेंथ, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रेस। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव्स का होगा। उसके बाद हमारा माइक्रोवेव आएगा, फिर इंफ्रारेड आएगा, फिर विजिबल लाइट आएगा, फिर यूवी आएगा, फिर एक्सरे आएगा, फिर गामा रेज आएगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? गामा का होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव्स का होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? जिसके पास सबसे कम वेवलेंथ होगी। तो गामा रे सबसे के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, और रेडियो वेव्स के पास सबसे कम एनर्जी होगी, क्योंकि इसके पास वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज असर्टिंग यूजिंग एक्सरेज, है ना। एन एनिमीज एयरक्राफ्ट एग्जिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग रेडियो वेव्स, अभी हमने पढ़ा था ना, रडार। ठीक है। द नाइट विजन डिवाइस मेक्स अस यूज इंफ्रारेड वेवलेंथ, है। तो नाइट विजन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड वेवलेंथ। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। एफएम ब्रॉडकास्टिंग यूजेस 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज। ये पीवाईक्यू आया था। ठीक है। एक्सरेज आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल डिजीजेज एंड सीटी स्कैन। एक्सरे किसके लिए यूज होगा? ये तो हम मेडिकल यूजेस करते ही हैं। साउंड, अल्ट्रासाउंड का भी यूज करते हैं मेडिकल पर्पज से। साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड एज बोथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, व्हाइल इन प्लाज्मा गैसेस लिक्विड इट ट्रेवल्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। ठीक है। तो सॉलिड में कैसा ट्रेवल करेगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव किसमें करेगा? लिक्विड गैसेस एंड प्लाज्मा में। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम एंड टेम्परेचर। इट इज फास्टेस्ट इन सॉलिड व्हाइल स्लोएस्ट इन गैसेस। इट कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, है ना। साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है, जिसको हमेशा किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी याद रख लेना है आपको। ये तो याद ही रहेगा कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। सॉलिड में क्यों फास्ट होता है? क्योंकि साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी के कारण क्रिएट होता है। ठीक है। तो सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, तो उसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। उससे कम लिक्विड्स में होगी और सबसे कम गैसेस में होगी, और वैक्यूम में क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हाउएवर इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर, वेट एयर हैज अ हायर साउंड speed because the density of moist air is less than that of dry air. As the velocity of sound in gases is inversely proportional to the square root of its density, the velocity of sound in moisture is greater than that of dry air. Our ears are only capable of 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम और कहते हैं ऑडिबल रेंज कहते हैं। ठीक है। इंफ्रासोनिक वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी दैट आर बिलो 20 हर्ट्ज एंड उसको हम क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक वेव कहेंगे। और ये कौन निकालता है? डॉल्फिन्स निकालते हैं। लोड्स ऑफ एनिमल्स सच एज पिगन्स, एलिफेंट्स, डायनासोर्स, hippopotamus, giraffe, cuttlefish can sense infrasonic wave. Volcanoes, earthquake sound and meteors are among the natural sources of infrasound. जब सुनामी आया था तो बहुत सारे जानवर पीछे हट गए थे, हम ह्यूमंस नहीं डिटेक्ट कर पाए थे। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रासोनिक जो साउंड था ना, उसको उन लोगों ने डिटेक्ट कर लिया था, तो उनको पता चल गया था कि तूफान आने वाला है। तो जो बहुत से वहां पर आसपास के जो जानवर थे ना, पशु पक्षी थे, ऑलरेडी वो निकल गए थे वहां से, लेकिन हम लोग फंस गए थे। ठीक है। Many creatures including dolphins, whales, bats have ability to create ultrasonic waves which has frequency greater than 20,000 hertz. An echo is a sound that results from sound waves returning to the listener after being reflected off the surface. To clearly hear the echo, there must be a distance at least 16.5. आप सिंपली याद रखना 17 मीटर। ठीक है। और 0.1 सेकेंड जो होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है, और 1/16 सेकेंड होता है वो परसिस्टेंस ऑफ लाइट होता है ना। The Mach number is a ratio of body's speed to the speed of sound in the environment. Bell is a unit of sound intensity, while decibel, which is 1/10 of the bell, is more frequently used. The optimum sound level for humans is 60 decibel, and a sound higher than 80 decibels can damage the ear. है ना। तो बेल किससे हम क्या मेजर करते हैं? हम लाउडनेस मेजर करते हैं। तो अगर आप 80 डेसिबल से ज्यादा का आवाज का कुछ भी सुनते हैं ना, तो डैमेज कर सकता है आपके ईयर को। हमें कब बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन होता है? जब 120 डेसिबल से ज्यादा होता है साउंड, तो उसको हम पोल्यूशन कह देते हैं। ठीक है। डेसी भी एक प्रीफिक्स है जिसका पावर होता है 10⁻⁻1। ठीक है। जिसको हम और क्या कहते हैं? 1/10 भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रबर में साउंड का स्पीड 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, एयर में 331 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 343। ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर में साउंड का स्पीड भी बढ़ते जाएगा, है ना। हाइड्रोजन पे 1284 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। ग्लास पे अब देख रहे हो सॉलिड आ रहा है तो स्पीड बढ़ते जा रहा है, 4540 मीटर पर सेकंड। कॉपर में 4600 मीटर पर सेकंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड, आयरन में 5950 मीटर पर सेकंड, स्टील में 5960। सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? एल्युमिनियम में। ठीक है। हॉल्स डिजाइन फॉर म्यूजिक कंसर्ट शुड हैव साउंड एब्जॉर्बिंग वॉल्स टू प्रिवेंट एको, है ना। आप देखते होंगे ना, बहुत ही एकॉस्टिक वॉल्स बनाए जाते हैं सिनेमा हॉल्स में भी, या फिर
जहां पर बहुत सारे सेमिनार्स या फिर कंसर्ट्स होते हैं वहां पर, है ना। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। और हमारा जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे, है ना। तो अगर बात करूं कि ये मान लो, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, इसको हम कहते हैं थ्रू कहते हैं, है ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इसको जितना टाइम लगे उसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। और और जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इस पॉइंट से इस पॉइंट, एक साइकिल को कंप्लीट होने, उसको क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस इतना कितना कवर किया? वेवलेंथ के बराबर। टाइम कितना लगा उसको? टी। तो स्पीड ऑफ द साउंड हमेशा किसका? 1/t क्या था? फ्रीक्वेंसी बराबर। तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं हम स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ द साउंड, याद रहेगा। चलिए, मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्टेथोस्कोप अलाउ द डॉक्टर टू हियर द पेशेंट्स हार्ट बीट, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूवी यूज होता है ना। साउंड स्पीड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हाइल इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, क्योंकि सोर्स पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी हमेशा। द साउंड ऑफ एम्पलीट्यूड व्हिच इज अ मेजर ऑफ इट्स लाउडनेस डिमिनिश विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ये तो बहुत क्लियर है ना कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फोर्स भी कम होता है, एनर्जी भी कम होती है, तो साउंड का वैल्यू भी कम ही होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इज फोनोम्स, है ना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स ऑन टेलीविजन, है ना। फोनेम्स, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिक करंट रिफर्स to the rate at which electric charge moves across the conductor. Positive charge flow is regarded as the direction of electric current flow. Electric current are of two types, direct current and अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अगर करंट का डायरेक्शन एक ही सेम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट करंट। अगर करंट का डायरेक्शन साइक्लिक वे में, मतलब कुछ सर्टेन पीरियड के बाद चेंज हो रहा हो, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अल्टरनेट वे में बार बार चेंज हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट करंट कहेंगे, ठीक है। The main benefit of alternating current over direct current is that it can be transmitted across long great distance with little electric loss, है ना। तो डायरेक्ट करंट में जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना, वो लॉस बहुत काफी ज्यादा होता है। डायरेक्ट करंट को डायरेक्टली फ्लो नहीं करा सकते हो। अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में लगे होते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट अल्टरनेटिंग करंट का ये है कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस विद द लिटिल इलेक्ट्रिक लॉस, है ना। इलेक्ट्रिक पावर का जैसा यूनिट क्या होगा? वॉट होगा। और कमर्शियल पर्पज से किलोवाट आवर यूज होता है। किलोवाट आवर भी किसका यूनिट है? भूल से भी आप पावर नहीं लिखोगे, आप किसका लिखोगे? एनर्जी का यूनिट है ना। किलोवाट आवर इज द एनर्जी, है ना। तो जो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, इसको हम एनर्जी अपॉन टाइम भी कह देते हैं। आप देखो ना, तो किलो वाट अपॉन आवर, किलो क्या है? 10⁻³ वाट क्या है? जूल पर सेकेंड, और इंटू सेकेंड आप करोगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये वॉट आवर में किस में आ जाएगा? एनर्जी का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। सो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1000 वाट आवर। वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3.6 कर देना है, इंटू 10 कर देना है जूल में। यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक है। सो नो हीट इज लॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोशन, ठीक है। The electromagnetic induction theory underlies the operation of electric motors and dynamos. When working at low voltages, electric motors are more likely to burn out as a result of drawing more current, which is inversely proportional to voltage, है ना। Reason, as the power of the motor is constant, P equals to VI, which means current is inversely proportional to voltage, such that when voltage is low, current is high, and high current produces more power loss. आप देखते होंगे ना, जो हीट जनरेशन होता है वो I² RT होता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा, तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो कम वोल्टेज पे कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो ज्यादा गर्म हो जाता है और इवेंचुअली वो ज्यादा खराब होने की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। Faraday constant is a universal constant. Nickel cadmium batteries are used in calculators, transistors, flashlight, portable power tools. Tungsten is used as filament in the lighting bulb. क्यों यूज होता है? चलिए पढ़ लेते हैं। The halogen lamps filament is an alloy of tungsten and sodium, and due to sodium it emits yellow light. Fuse wire is used for safety of the house, has high resistance and low melting point. CFL compact fluorescent lamp has a lifespan of about 6,000 and 10,000 hours and emits light using mercury vapor and phosphor. LED lamps are more energy efficient and have a lifespan of roughly 50,000 hours.
दे प्रोड्यूसेस लाइट यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, है ना। आजकल सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत बार बात होता है जब भी साइंस एंड टेक के बारे में बात करते हैं कि कैसे साउथ कोरिया या फिर ताइवान बहुत आगे है ना, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया में भी बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें क्या यूज होता है, सेमीकंडक्टर, है ना। दो एलईडी लैम्प्स आर मोर एनर्जी efficient, have a lifespan of roughly 50,000 hours. They produces light using semiconductor materials. LED works on the principle of इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस, है ना, ठीक है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर फिल्ड विद नोबल गैसेस सच एज आर्गन, नियॉन, जेनॉन, एज वेल एज लो प्रेशर गैसेस लाइक मरकरी। नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस आर फिल्ड विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स to prevent the oxidation of tungsten filament used in the bulb. Parallel connection are used in home electric wiring. White light is produced by oscillating the molecules in the tube. The color code for wires is used in wiring to avoid confusion, है ना। तो जब भी कोई 3 वायर होते हैं, तो जो ब्लैक कलर होगा ना वो किसके लिए होगा, वो न्यूट्रल के लिए होगा। जो रेड होगा वो लाइव वायर के लिए होगा, और जो ग्रीन होगा वो अर्थ वायर के लिए होगा, ठीक है। द कलर कोड इज फॉर वायर्स इज यूज इन वायरिंग, अवॉइड कंफ्यूजन, इज ब्लैक फॉर न्यूट्रल, ग्रे भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, रेड फॉर लाइव वायर एंड ग्रीन फॉर अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या काम होता है, जब भी कोई भी ज्यादा डिस्चार्ज होता है ना, कभी कभी करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो कभी कभी एक्स्ट्रा चार्ज आ जाते हैं तो वो कहाँ जाएगा, तो उसको सेचुरेट करने के लिए ना, उसको करने के लिए हम अर्थ वायर लगाते हैं, अर्थिंग कर देते हैं हम, ठीक है। तो ब्लैक से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रल वायर को, रेड से किसको, लाइव वायर को, और ग्रीन फॉर अर्थ वायर। ये याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। Transformers are used for step up or step down AC voltages. Mobile phone charger is a step down transformer. AC current is not preferable to charge storage batteries. AC current is converted into DC current using rectifier. Germanium, silicon are used as semiconductor in transistor. इंडिया का सिलिकॉन वैली इसको हम बैंगलोर कहते हैं, और दुनिया का सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, यूएस में है। Silicons are used in solar cell or photovoltaic cells. Silver, copper, aluminum, iron are the best conductor of electricity as they are the most electrically conductive element. Zero permeability is the characteristics of feature of superconductors. Ceramic oxide with mercury, calcium, barium, thallium are newly discovered high temperature superconductors. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Resistance of semiconductor decreases with the increase in temperature and absolute zero temperature. The electric resistance in semiconductors are infinite. ये याद रखना है, at absolute zero temperature electric resistance in semiconductors is infinite. Absolute zero temperature मतलब क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, photons, neutrons and alpha particles are accelerated by cyclotrons. The ultimate source of energy in stars and the sun is hydrogen which changes into helium due to nuclear fusion. Nuclear fusion मतलब दो जो लाइट वेट के जो एलिमेंट्स है वो जुड़ के हैवी एलिमेंट बनाते हैं, और फ्यूजन मतलब हैवी एलिमेंट दो लाइट वेट के एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब जुड़ के बनेंगे दो हाइड्रोजन तो किसको बनाएंगे, हीलियम। तो हीलियम को बनाते हैं तो न्यूट्रॉन और बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम 235 and plutonium 239 are used as fuel in nuclear reactors, previously known as atomic piles or molecular furnaces. When these fissile atomic nuclei absorb a neutron, they may undergo nuclear fission. With the release of kinetic energy and the heavy nucleus is divided into two more lighter nuclei, few neutrons as well as gamma rays are released. H2O light water, D2O heavy water, है ना, ये न्यूट्रॉन के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड आर यूज्ड एज मॉडरेटर्स टू स्लो डाउन। अब मान लो कि तुम न्यूक्लियर फ्यूजन करा रहे हो, तो दो एटम लाइट वेट के जुड़ के बन गए, तो दो हाइड्रोजन एटम जुड़ के बन गए हीलियम, तो उसके साथ क्या रिलीज होता है, न्यूट्रॉन्स, और प्लस बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो उसको उसको आप कंट्रोल करना होगा ना, तो उसके लिए मॉडरेटर्स यूज होते हैं, ठीक है। एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट सच एज थोरियम, प्लूटोनियम एंड यूरेनियम आर यूज्ड। द प्रिंसिपल ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ uranium, while a hydrogen bomb is based upon the uncontrolled nuclear fusion of deuterium and tritium, है ना। तो जब कहीं भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब गिराते हैं तो उसमें कौन सा फेनोमेना होता है, ये याद रखने का काम है। द प्रिंसिपल ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, और हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए क्या होता है, बेस्ड अपॉन द अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके। द न्यूक्लियर doctrine of India contains no first use, unilateral moratorium and minimum credible deterrence, okay। चलो
अभी तक अगर आप जुड़े हो मतलब धैर्य की आपकी बहुत ही तारीफ करनी पड़ेगी, है ना? तो थैंक यू। आपका भी बीपीएस जल्दी क्लियर हो। ओके, मिलते हैं।